जी नमस्ते स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्टडी जोन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जो है बताया था मैंने आपको कि हम जो है केमिस्ट्री, आपकी जो पॉलिटेक्निक में जो केमिस्ट्री चलती है अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से, उसके बारे में जो है बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स से रिलेटेड जो है बात की थी, किस तरीके से जो है बेसिक्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री के बेसिक्स क्या हैं, आपने 10th में कहाँ तक रिवीजन कर रखा है और अब आपके जो सिलेबस में वो किस प्रकार की केमिस्ट्री है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आज हम जो है अपना सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपके जो केमिस्ट्री है उसमें मेनली जो है 5 क्लासेस जो है ठीक है, या 5 यूनिट्स हैं जिनको हमको पढ़ना है। आपके एक पेपर में 5 यूनिट है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। और फर्स्ट यूनिट को जो है हमने 5 यूनिट लिख भी लिया था। अब हम जो है फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट का नाम लिख देता हूँ। फर्स्ट यूनिट का नाम है परमाणु की संरचना, रासायनिक बंध और विलयन। ये 3 जो है पार्ट में आपकी फर्स्ट यूनिट डिवाइड है। पहला पार्ट है आपका रासायनिक जो है परमाणु की संरचना, सेकंड चैप्टर है आपका रासायनिक बंध और थर्ड चैप्टर है आपका विलयन। ठीक है, तो हम जो है आज की क्लास से जो है यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और यूनिट नंबर फर्स्ट में भी हम सबसे पहले पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम बात करेंगे परमाणु की संरचना से रिलेटेड। पार्ट फर्स्ट में हम किसकी बात करेंगे? परमाणु की संरचना से रिलेटेड जो है हम बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले जब परमाणु की संरचना की बात आती है तो मैं आपको थोड़ा सा जो है एक बार पीछे ले जाकर आपको एक स्टोरी के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हुआ क्या, सबसे पहले जो है हमारे जो भारतीय दार्शनिक थे, इन्होंने आज से कई साल पहले जो ये क्या बोलते हैं अदर कंट्रीज के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बाद में खोजा। उसके कई साल पहले हमारे भारत के जो दार्शनिक थे उन्होंने हमको परमाणु के बारे में बता दिया था। ठीक है, लेकिन जो एक नॉर्मल थ्योरी थी, जो परिभाषा थी, वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डाल्टन। क्या नाम था वैज्ञानिक का? डाल्टन। तो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, सबसे पहले हमको जो है परमाणु को समझाने की कोशिश की। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि किसी भी पदार्थ की वह अंतिम अवस्था जिसके आगे हम उस पदार्थ को क्या नहीं कर सकते, जिसके आगे हम पदार्थ का विभाजन नहीं कर सकते, तो परमाणु की उस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? तो परमाणु की उस अवस्था को ही हम क्या किसी पदार्थ की वह अंतिम अवस्था जिसके आगे हम उसे विभाजित नहीं कर सकते, तो पदार्थ की उस अवस्था को ही हम परमाणु के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने ये कहा। फिर अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने जो है अपने तरीके से परिभाषा बनाई। फिर उसके बाद में जो है एक सिलसिला चला सन 80s जो है लेट 80s में या जो है 80s के लास्ट में। ये सिलसिला डाल्टन के बेसिस पर ही माना जाता है। और डाल्टन के बाद में जो है सबसे पहले जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया, वो वैसे तो अदर वैज्ञानिक ने दिए थे, मान्यता प्राप्त जो परमाणु मॉडल था वो सबसे पहले दिया गया किसके द्वारा? सर जे थॉमसन के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया? सर जे थॉमसन के द्वारा। फिर जे थॉमसन के मॉडल में कमियां निकाल कर उसके बाद में जो है अपना मॉडल प्रस्तुत किया किन्होंने? उसके बाद में जो है मॉडल को प्रस्तुत किया रदरफोर्ड ने। ठीक है, फिर रदरफोर्ड के मॉडल को भी जो है इसमें कमियां निकालकर जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है वो कौन सा है? बोहर का परमाणु मॉडल। और भी मॉडल जो है छोटे मोटे प्रस्तुत किए गए जिनकी जो है मान्यता इतनी नहीं है। ठीक है, अब मैं जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो परमाणु शब्द है ये कहां से आया। तो परमाणु या जो प्रोटॉन है, ये शब्द किसने दिया? ये शब्द दिया गया जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? जो परमाणु शब्द है, परमाणु या जो एटम,
एटम वर्ड है ये प्रस्तुत किया गया जॉन डाल्टन के द्वारा। किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जॉन डाल्टन ने जो है सबसे पहले जो है परमाणु शब्द का यूज किया। ठीक है, परमाणु किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने जो है सबसे पहले परमाणु जो है शब्द का यूज किया और इन्होंने वही कहा कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण या अविभाजित कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब ये इनके द्वारा जो दिया गया मॉडल था, जो जॉन डाल्टन ने परमाणु का जो मॉडल दिया, वो वैसे तो सही था, कुछ कुछ बातें उसमें सही थी, लेकिन उसमें अक्सर बातें ऐसी थी जिनकी मान्यता कम थी। ठीक है, तो उनके मॉडल को जो है बाद में कैंसिल कर दिया गया और इनके मॉडल के बाद में जो अगला मॉडल प्रस्तुत किया वो किसने किया? सर जे थॉमसन ने। किसने प्रस्तुत किया? सर जे थॉमसन ने। और सर जे थॉमसन ने जो मॉडल प्रस्तुत किया इसको बोला जाता है पलम पुडिंग मॉडल। क्या बोला जाता है? पलम पुडिंग मॉडल या फिर वाटर मेलन मॉडल। इनके द्वारा जो प्रस्तुत जो है मॉडल था उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जब दिया गया और थॉमसन का जो परमाणु मॉडल दिया गया, इन दोनों मॉडल्स के बीच में, इनके मिड में जो है जो परमाणविक कण थे, अवपरमाणविक कण मतलब वे कण जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। तो जो अवपरमाणविक कण थे, अवपरमाणविक कण कौन से थे? तो मैं इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, जो है डाल्टन के मॉडल के पश्चात जो है किनकी खोज हो गई? अवपरमाणविक कणों की। किसकी खोज हो गई? अवपरमाणविक कणों की जो है खोज हो गई। जो है परमाणु के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के अवपरमाणविक कणों को जो है खोज लिया गया। ठीक है, अब वैसे तो परमाणु के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के अलग अलग जो है अवपरमाणविक कण पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो प्रचलित कण हैं वो तीन हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। हमने लास्ट क्लास में इनके बारे में डिस्कस किया था कि अवपरमाणविक कण जो है वो मेनली तीन हैं। एक तो है जो है इलेक्ट्रॉन, इसको किसके द्वारा खोजा गया? इलेक्ट्रॉन की खोज की गई सर जे थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। फिर उसके बाद में जो प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन की खोज जो है की गई किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। और जो न्यूट्रॉन की खोज है वो की गई किसके द्वारा? चैडविक के द्वारा। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड के द्वारा। जो है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई और जो है न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक के द्वारा की गई। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो थे, इनको जो है अवपरमाणविक कण कहा गया, या इनको जो है एक प्रकार के जो है प्रोटॉन के अंदर पाए जाने वाले कणों में शुमार किया गया। इसके अलावा कुछ और भी जो है कण थे जिनको खोजा गया, लेकिन वो इतने ज्यादा जो है प्रचलित नहीं है। वो कण कौन से थे? तो उनमें से एक कण है पॉजिट्रॉन। ठीक है, एक कण कौन सा है? पॉजिट्रॉन। इनके अलावा भी कण हैं, कौन कौन से? पॉजिट्रॉन। ठीक है, एक तो है पॉजिट्रॉन, एक है मेसोन और एक है न्यूट्रिनो। एक है मेसोन, ठीक है, और एक है न्यूट्रिनो। ये कुछ कण हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी जो है किसमें पाए जाते हैं? किसी परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, हमने जो है यहाँ पर जो है अवपरमाणविक कणों के बारे में बात की। तो परमाणु के अंदर मेनली जो है तीन प्रकार के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके अलावा परमाणु के अंदर और भी अन्य प्रकार के कण पाए जाते हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन हो गया, मेसोन हो गया और उसके अलावा जो है न्यूट्रिनो हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो है
सर जे जे थॉमसन थे, इन्होंने जो है इनकी खोज के पश्चात जो है अपना मॉडल प्रस्तुत किया और इनके मॉडल को जो है क्या नाम दिया गया, वाटरमेलन मॉडल, या अपनी भाषा में अपन कहें तो जो है तरबूज मॉडल, या इसका एक और नाम था प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब देखो परमाणु के मॉडल के बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, एक स्टेप और आगे। आपने यहां तक समझा परमाणु की संरचना को हम पढ़ रहे हैं। परमाणु की संरचना को जो है समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि सबसे पहले परमाणु की परिभाषा किसने दी या एटम नाम किसने दिया, तो वो दिया जॉन डाल्टन ने। ठीक है, और जॉन डाल्टन के बाद में जो है सन 80s के लास्ट में जो है सन आई थिंक 1895 के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई, साथ ही न्यूट्रॉन की खोज हो गई। तो इन कणों की खोज हो गई और इसके अलावा और भी कण पाए जाते हैं, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि परमाणु के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कण नहीं पाया जाता, लेकिन इनकी खोज के पश्चात ये क्लियर हुआ कि इनके अलावा भी कुछ कण पाए जाते हैं, परमाणु अकेला नहीं, उसके अंदर भी कण पाए जाते हैं। मेनली 3 हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन जो है वो अनावेशित होता है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता। उसके अलावा और भी कण होते हैं, पॉजिट्रॉन, मेसॉन और न्यूट्रिनो वगैरह, जो कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली हम 3 ही प्रकार के कणों के बारे में स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम हमारे जो है सिलेबस पर आते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड या इस परमाणु की संरचना से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करके आगे हमारे सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे परमाणु क्रमांक के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे? परमाणु क्रमांक के बारे में। जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जैसा कि आपने जो है 10th क्लास में पढ़ा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं। पार्ट फर्स्ट कौन सा है? परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु की संरचना के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। अब हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा जो फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है? फर्स्ट है परमाणु क्रमांक। हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? परमाणु क्रमांक के बारे में जो है स्टडी करेंगे या परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि परमाणु क्रमांक होता क्या है। तो परमाणु क्रमांक हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, या परमाणु क्रमांक होता क्या है या उसकी परिभाषा क्या होती है, तो उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो परमाणु क्रमांक होता है किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित नाभिकीय आवेश, नाभिक में पाया जाने वाला आवेश, अर्थात कौन? प्रोटॉन। तो किसी भी, मैं दूसरे शब्दों में कहूं, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या कह सकते हैं? परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा क्या बोल सकता हूं? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहा जाता है। अब देखो, परमाणु क्रमांक की परिभाषा हमने लिख ली। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित या किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या कह देते हैं? उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कह देते हैं। ठीक है, अब हमने परमाणु क्रमांक कह दिया, तो
क्या हो गया। अब सबसे बड़ी बात, परमाणु क्रमांक हमने कह दिया, लेकिन इसको प्रदर्शित किसके द्वारा किया जाता है, तो आगे लिखेंगे हम परमाणु क्रमांक को Z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आप मुझे ये चीज बताइए कि मैं आपको नोट्स ऐप पर प्रोवाइड कराऊं। वैसे तो मेरा यही है कि आपको जो है ऐप पर नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लेकिन वहीं पर मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको जो है इस तरीके से लिख कर जो है डिस्क्राइब करूं, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए और आप साथ के साथ में जो है नोट्स बनाकर चलें, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। तो आप चाहो तो आप जो है मैसेज करके सर को बता दीजिएगा कि इस तरीके से लिख कर पढ़ना आप ज्यादा प्रेफर करोगे, या फिर जो है मैं ऐप में जो है नोट्स का लिंक या नोट्स की पीडीएफ जो भी है वो डाल दूंगा, वहां से आप जो है आसानी से स्टडी कर लो। ठीक है, तो जो भी हो आप बता देना। आज हम जो है इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है परमाणु क्रमांक को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित किया जाता है Z के द्वारा। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, Z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गई एक परिभाषा। या करके अगर मैं इसकी दूसरी परिभाषा लिखूं तो क्या बनेगी, किसी उदासीन परमाणु में, यहां पर इंपॉर्टेंट शब्द ये है, इसको अंडरलाइन करते हुए चलना, ये कंपलसरी लिखना है आपको। किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। एक परिभाषा हमारी ऊपर वाली हो गई और एक परिभाषा हमारी नीचे वाली हो गई। ठीक है, अब देखो, अगर आप प्रोटॉन के बेसिस पर बताओ तो ये वाली परिभाषा है, ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बताते हो तो ये वाली परिभाषा है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्रोटॉन के बेसिस पर परिभाषा जो थी, मैं एक बार उसको रिपीट कर रहा हूं, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहा जाता है, या एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक को हम जनरली किस नाम से जानते हैं, एटॉमिक नंबर के नाम से भी जो है हम उसे जानते हैं। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मैंने अंडरलाइन कर दिया। परमाणु क्रमांक को हम किस सिंबल के द्वारा लिखते हैं, तो परमाणु क्रमांक को लिखने के लिए जो है Z का यूज किया जाता है, जो कैपिटल Z होता है, इसके द्वारा जो है परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मैं इसकी एक और परिभाषा बता सकता हूं इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर जो हमने लिखी है। तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर क्या बनेगा, किसी उदासीन परमाणु में। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट है उदासीन शब्द। अगर हम उदासीन लिखेंगे तो ही हमारी परिभाषा सही है। अगर आप उदासीन नहीं लिखोगे तो इसका मतलब आयनिक भी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम जो है परमाणु क्रमांक नहीं मान सकते, तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि आपको उदासीन शब्द का यूज कंपलसरी करना है। तो हम परिभाषा क्या बनाएंगे, किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित, या किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ठीक है, अब सर ये उदासीन क्या होता है, हमारे को तो यही पता नहीं है, वैसे कुछ बच्चे जानते होंगे। तो उदासीन का मतलब होता है जब किसी परमाणु पर, उदासीन को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो उदासीन क्या होगा, जब किसी परमाणु पर, मैंने यहां पर कोई M परमाणु ले लिया, जब इसके ऊपर ना तो किसी भी प्रकार का कोई प्लस चार्ज हो और ना ही इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई माइनस चार्ज हो। जब किसी परमाणु के ऊपर ना तो कोई प्लस चार्ज होता है और ना ही माइनस चार्ज होता है, तो उस परमाणु को क्या मान लिया जाता है, उदासीन परमाणु जो है मान लिया जाता है। तो हमने यही बोला है कि ऐसा परमाणु जिसके ऊपर ना तो प्लस चार्ज हो और ना ही माइनस चार्ज हो, अर्थात कैसा हो, उदासीन हो। तो उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या बोल दिया जाता है, परमाणु क्रमांक कह दिया जाता है, या परमाणु क्रमांक बोल दिया जाता है। आई बात समझ में? तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं अतः परमाणु
क्रमांक Z बराबर, परमाणु क्रमांक Z बराबर क्या होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, वही यूज कर रहे हैं जो हमने परिभाषा में यूज किया है, या फिर उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर उदासीन परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कह देंगे, परमाणु का परमाणु क्रमांक कह देंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है एक और बात ध्यान रखने वाली है, जो परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है ये परमाणु का एक जो है मौलिक गुण है। जैसे हमारा अधिकार होता है मौलिक अधिकार, वैसे परमाणु का एक मौलिक गुण है, ये एक इंपॉर्टेंट गुण है जिसके द्वारा आप परमाणु को आसानी से समझ सकते हो, परमाणु के बारे में आप आसानी से पता लगा सकते हो। ठीक है, परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो एक मौलिक गुण है जिसके बारे में जो है हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है परमाणु क्रमांक नाम से टॉपिक था। अब सर इसके कुछ एग्जाम्पल भी बता दीजिए, तो एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे, तो देखो माना किसी परमाणु के नाभिक में 15 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 15 प्रोटॉन है, तो उसका परमाणु क्रमांक बताइए। अब देखो फर्स्ट वाली परिभाषा से आ जाएगा, जब प्रोटॉन कितने हैं 15, प्रोटॉन बराबर कितना है 15, तो हमारे पास Z बराबर भी कितना आ जाएगा 15, कोई दिक्कत। इसी तरीके से ये बोल दे कि किसी उदासीन परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन है। उदासीन परमाणु है जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। अब 17 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका परमाणु क्रमांक अर्थात Z बराबर भी कितना होगा 17 ही होगा, क्योंकि परमाणु कैसा है, उदासीन है। आई मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक। तो ये हमारा परमाणु क्रमांक वाला जो टॉपिक है, जो परमाणु क्रमांक है जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, उसके बारे में हमने लिखा परमाणु क्रमांक क्या होता है। ठीक है, परिभाषा लिखी, परमाणु क्रमांक को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, 2 परिभाषाएं लिखी और निकाल कर हमने देख लिया। या फिर इसका एक और तरीका होता है, माना कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 25 है। कितना है, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है 25, Z बराबर कितना है 25। अब यदि किसी एटम के लिए Z बराबर 25 है तो उसमें उपस्थित जो है प्रोटॉनों की संख्या या उसमें प्रेजेंट जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी 25। और अगर उदासीन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 25। आई मेरी बात समझ में, अगर उदासीन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 25 और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी 25 होगी। कोई दिक्कत यहां तक, अरे कोई दिक्कत यहां तक। ठीक है, आगे चलें। तो ये हमारा जो है परमाणु क्रमांक वाला टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं परमाणु भार के बाद। किसी भी परमाणु का परमाणु भार क्या होता है। अब देखो किसी भी परमाणु के मेनली जो है 2 मौलिक गुण होते हैं, 2 मौलिक जो है गुण पाए जाते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन मेनली 2 ही माने जाते हैं छोटी क्लासेस में। एक तो होता है उसका परमाणु क्रमांक और एक होता है उसका परमाणु भार, या दूसरे शब्दों में उसको जो है द्रव्यमान संख्या के नाम से भी हम जानते हैं, या द्रव्यमान संख्या के नाम से भी उसे जाना जाता है। ठीक है, तो परमाणु भार के बारे में हम जो है स्टडी करेंगे। परमाणु भार क्या होता है, किसे हम परमाणु भार कह सकते हैं। तो देखो परमाणु भार क्या होता है, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि परमाणु भार क्या होता है। तो हम लिखेंगे परमाणु भार। परमाणु भार के बारे में जो है हम पढ़ेंगे, परमाणु भार होता क्या है, किसे हम परमाणु भार कह सकते हैं। ठीक है, तो हम परमाणु भार किसे कहेंगे, किसी भी परमाणु के
नाभिक में उपस्थित, परमाणु भार किसे कहेंगे, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं का कुल योग, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं का कुल योग जो है वो क्या कहलाता है, परमाणु का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु की द्रव्यमान संख्या, इसको एक और नाम से जाना जाता है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो परमाणु भार की परिभाषा क्या होगी, किसी भी परमाणु के नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की कुल संख्याओं का, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की कुल संख्याओं का योग ही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, तो परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या या मास नंबर क्या होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्याओं का कुल योग। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कुल योग मतलब कुल संख्या। ठीक है, संख्याओं का योग ही क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, आगे हम लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान, क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। हम परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु या द्रव्यमान संख्या को हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, कैपिटल ए के द्वारा जो है डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को ही क्या कह दिया जाता है, संख्याओं के कुल योग को ही क्या बोल दिया जाता है, उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान बोल दिया जाता है। और परमाणु द्रव्यमान को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, परमाणु द्रव्यमान को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल ए के द्वारा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं परमाणु द्रव्यमान ए बराबर क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग ही क्या कहलाएगा, उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। आए मेरी बात समझ में। अब सर आपने जो है ये तो बता दिया कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का कुल योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाती है, द्रव्यमान जो है मास नंबर कहलाता है। लेकिन हम प्रोटॉनों की संख्या को तो परमाणु क्रमांक से पता कर लेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या पता कैसे चलाएंगे भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो उनको जानने का एक सिंपल सा तरीका है, कुछ 2-4 परमाणु अपवाद के रूप में हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है बोरोन, बेरिलियम, एक है सोडियम, एक है क्लोरीन और एक है, बस मेन तो यही है 3। इन 3 परमाणुओं को छोड़कर सभी परमाणुओं में एक ट्रिक काम करती है। ट्रिक क्या है कि जिस परमाणु का या जो परमाणु आपसे पूछा गया है उस परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होगा वो परमाणु क्रमांक की उसकी क्या कहलाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाएगी। मतलब जितने परमाणु में प्रोटॉन होंगे उतना ही परमाणु क्रमांक होगा, तो मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतना परमाणु क्रमांक होगा और जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही क्या उपस्थित होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जितने न्यूट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, उतने ही उसमें प्रोटॉन पाए जाएंगे, या दूसरे शब्दों में कहें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, इन तीनों को छोड़कर, से इन तीनों को क्यों छोड़ा, क्योंकि इनमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या एक ज्यादा होती है। जैसे अपन आगे बात करेंगे इनके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल कर बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, माना
एक परमाणु ऑक्सीजन है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 है, परमाणु क्रमांक 8 है, तब उसकी द्रव्यमान संख्या बताइए। अब एक एग्जाम्पल हम जो है करने की कोशिश कर रहे हैं कि माना कि एक परमाणु है, कौन सा है, ऑक्सीजन, उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8, हमें परमाणु बता दिया, परमाणु क्रमांक बता दिया, ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है, 8, तो आपको क्या करना है, उसकी द्रव्यमान संख्या के बारे में आपको बताना है, ठीक है। मैंने आपको बताया इन चार परमाणु क्रमांक 30 तक, इन तीनों का ध्यान रखना है, एक तो है बेरिलियम, एक है सोडियम और एक है क्लोरीन, इनके बारे में जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो है और बाकी किसी में आपको जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही क्या मान लेने हैं, न्यूट्रॉन मान लेने हैं, ठीक है। अब अपन इस फॉर्मूले का यूज करके इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला मतलब A बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो भैया मैं जानता हूं मैं क्या जानता हूं कि जितना परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है, 8, प्रोटॉन 8 तो न्यूट्रॉन भी 8, और न्यूट्रॉन 8 तो इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 16। क्लियर है? तो मतलब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन जिसका परमाणु ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 है, उसमें उपस्थित जो है प्रोटॉनों की संख्या 8 है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 16 होगी। कोई दिक्कत? इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं एक और सवाल देता हूं, इसको आप कीजिएगा, मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, फिर उसके बाद में मैं आपको जो है उस सवाल का सॉल्यूशन कराऊंगा। माना कि एक परमाणु, मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा, परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक Z बराबर कितना है, 25, कितना है Z बराबर 25 है, तो उसकी आपको क्या बतानी है, A बताना है, P बताना है और E बताना है और N बताना है। A मतलब तो क्या हो गया, उसका परमाणु द्रव्यमान, P बराबर क्या हो गया, उसका प्रोटॉनों की संख्या, E बराबर क्या हो गया, उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और N बराबर क्या हो गया, उसकी न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो आपको जो है ये सवाल करने के लिए मैं आपको जो है 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको जो है सॉल्व करिए। हेलो 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 हेलो, ठीक है। तो जो है मैं आपको आंसर बताऊं,
तो देखो सबसे पहले परमाणु का परमाणु क्रमांक मतलब Z बराबर कितना है 25, ये हमको ध्यान में रखना है। तो A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है P प्लस N, इसको आप कैपिटल N से भी लिख सकते हो और स्मॉल n से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो P प्लस N, P बराबर होती है प्रोटोनों की संख्या, जितना परमाणु क्रमांक उतना प्रोटोन, और जितना प्रोटोन उतना ही क्या होता है न्यूट्रॉन, मतलब ये भी कितने होंगे 25, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 50, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है प्रोटोनों की संख्या भी हमने निकाल ली 25, न्यूट्रॉनों की संख्या भी हमने निकाल ली 25 और द्रव्यमान संख्या भी निकालनी हमने कितनी 50। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब चूंकि इसने कुछ नहीं दिया तो हम ये मानकर चलते हैं कि इस परमाणु इसमें जो परमाणु दिया गया है वो परमाणु कैसा है, उदासीन है। कैसा है वो परमाणु, उदासीन है। तो उदासीन परमाणु मानते हुए जो है हम इसको जो है करेंगे। तो उदासीन परमाणु अगर है तो उदासीन परमाणु के लिए Z बराबर क्या होता है, या जो Z बराबर होगा वही क्या होगा, E बराबर होगा। तो Z बराबर अगर 25 है तो E बराबर भी क्या हो जाएगा 25, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 25 ही इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएंगे, कोई दिक्कत यहां तक। अब आपको एक और चीज क्लियर करा देता हूं, जैसा कि अभी जस्ट हमने बात की थी कि सर ये आपने जो ये 3 ये लिखे हैं इनमें क्या है, इनकी आप जो है प्रोटॉनों की संख्या जो है आप जो है परमाणु क्रमांक या के बराबर क्यों नहीं मान रहे हो, न्यूट्रॉनों की संख्या सॉरी न्यूट्रॉनों की संख्या को आप जो है परमाणु क्रमांक के बराबर क्यों नहीं मान रहे हो, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक आपको जो है समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे जो है मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो कल हमने या लास्ट क्लास में जो है हमने क्या किया था, एक जो है एक सारणी सी हमने बनाई थी। उस सारणी में हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनके जो है द्रव्यमान लिखे थे। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के जो है हमने द्रव्यमान लिखे थे, और इनके जो द्रव्यमान लिखे थे हमने क्या लिखा था, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या लिखा था। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमने लिखा था n बराबर या द्रव्यमान बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻34 इसमें ग्राम में, और अगर किलोग्राम में देखता हूँ तो किलोग्राम में ये हो जाएगा -27। ठीक है, ये हमने जो है न्यूट्रॉन की द्रव्यमान संख्या के बारे में बात की थी। अब देखो सर इनमें क्या होता है, तो देखो एक है बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 30 तक ये 3 ही अपवाद है, एक है सोडियम और एक है कैल्शियम। ठीक है, इनमें क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 4, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। ठीक है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या इसकी क्या आनी चाहिए थी, जस्ट डबल, क्योंकि अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है, जो इलेक्ट्रॉनों की प्रोटॉनों की संख्या होती है वही न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। आती तो जस्ट डबल है, लेकिन एग्जैक्ट जस्ट डबल ना आकर जस्ट डबल से थोड़ी सी ज्यादा आती है। तो द्रव्यमान संख्या को जनरली हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो मैं इनमें ऊपर लिखकर बता रहा हूँ। इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 4 2 8 होनी चाहिए थी, लेकिन 8 ना होकर एक जोड़कर टोटल कितनी आती है 9। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 9। ऐसे इसकी कितनी आनी चाहिए थी 22, लेकिन आती कितनी है 23। ऐसे इसकी कितनी आनी चाहिए थी 34, लेकिन इसकी आती कितनी है 35.5, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली जो है 35 मान लेते हैं। ठीक है, आती 35.5 है, लेकिन हम उसे क्या मान लेते हैं 35 मान लेते हैं, 35 जो है इसको काउंट कर लेते हैं। तो इसकी द्रव्यमान संख्या 4 आनी चाहिए, सॉरी द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक अगर 4 है तो उसकी जस्ट डबल 8 आनी चाहिए, लेकिन आती कितनी है 9। इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो इसकी द्रव्यमान संख्या 22 आनी चाहिए, लेकिन आती कितनी है 23। इसके जो है परमाणु क्रमांक 17 है तो इसकी द्रव्यमान संख्या 34 आनी चाहिए, लेकिन आती कितनी है 35। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसका आंसर हमको यहां पर मिलेगा। आप यहां पर देखो कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है
वो एग्जैक्ट एक नहीं है, एक से कुछ ज्यादा है। एक से क्या है, कुछ ज्यादा है। तो एक से कुछ ज्यादा है, 1.6 है। तो ये अब एग्जैक्ट आप 1.6 भी नहीं बोलोगे क्योंकि जो है माइनस का कितना है, 27 है। तो ये मान बहुत कम है। लेकिन अगर हम एक के लिए देखें तो बहुत कम है। धीरे 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 जब बहुत सारे आपस में मिलेंगे तो ये जो एक पॉइंट के ऊपर जो एक के ऊपर जो मान है, ये बहुत सारे न्यूट्रॉनों के साथ मिलकर ये कितना बन जाता है, 2 बन जाता है। तो इसी वजह से यहां पर जो है वैसे तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, लेकिन वो एक मान कैसे बढ़ा, ये जो धीरे धीरे ये 67 जो है 0.67 ये बढ़ता 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 यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन जो 4 आने चाहिए थे वो कितने आ गए, 5, और 4 + 5 बराबर कितने हो गए, 9। तो यहाँ पर 4 तो प्रोटॉन है क्योंकि परमाणु क्रमांक 4 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 5। कोई दिक्कत। इसी तरीके से यहां पर भी जो है धीरे 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 बढ़ते बढ़ते जो है कितना हो गया, 22 + 1, मतलब वो एक क्या बढ़ गया, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बढ़ गया। तो यहां पर जो है इसके अंदर भी क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, 12। इसी तरीके से यहां पर भी वही होता है कि इसमें भी जो है 34 आना चाहिए था, लेकिन आते कितने हैं, एक 17 और एक 18.5, इसको हम 18 मान लेते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आती है, 18 आती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है इनका जो द्रव्यमान संख्या है वो जो आनी चाहिए वो ना आकर एक ज़्यादा प्राप्त होती है। जैसे इसकी हमको 35 प्राप्त होती है, इसकी हमको 23 प्राप्त होती है, और इसकी जो है हमको 9 प्राप्त होती है। आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आया होगा। ये जो कुछ जो है अपवाद है जिनकी जो है द्रव्यमान संख्या दुगनी की जो है जस्ट दुगनी ना होकर दुगना से थोड़ा सा ज़्यादा होती है, वो क्यों होती है, किस प्रकार होती है, उसके बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहां तक जो है आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब हमने जो है परमाणु भार को जो है परमाणु भार तक जो है क्लियर कर लिया। परमाणु भार क्या होता है, किस प्रकार से हम परमाणु भार को बता सकते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। परमाणु भार को कैसे ज्ञात किया जाता है वो हमने बात कर ली। इलेक्ट्रॉनों को कैसे ज्ञात किया जाता है वो हमने बात कर ली। प्रोटॉनों को कैसे ज्ञात किया जाता है वो हमने बात कर ली, और न्यूट्रॉनों को कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी हमने यहाँ पर बात कर ली है। ठीक है, अब मैं आपको जो है कुछ वर्क दे रहा हूं जिसको आपको नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करना है, और नेक्स्ट क्लास में जो है मैं पढ़ाने से पहले उनके आंसर्स जो है एक बार बताऊंगा। तब तक आप जो है आंसर्स जो है लिख लीजिएगा और चेक करिएगा कि आपका जो आंसर है वो कितना करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे वो मैं जो है चेक करना भूल गया। आज से अपन रेगुलर जो है मैं आपको कुछ वर्क दिया करूँगा क्लास के लास्ट में, इसको हम जो है नेक्स्ट डे जो है चेक किया करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक हम वो एक से ज़्यादा लेंगे, 15, 17, 18, 20, 25, 35, 9, 12, 14, 5, 7 है, तब उनमें क्या क्या बताना है। तब उनमें आपको बताना है एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास नंबर, और आपको बताना है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए जो है आप चाहो तो इस अभी अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था A बराबर A
एक मिनट, अभी जब अपन ने फॉर्मूला लिखा था A बराबर P प्लस N, तो ये N बराबर क्या बन जाएगा, A माइनस P, प्रोटॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या में से घटा लेना, ठीक है। तो आपको आसानी से जो है न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आपको ये जो सवाल है इसको जो है घर से कर कर लाना है, या कल अपन जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें हम इसको पढ़ेंगे।